हेलो। हाँ, ध्यान दें आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर आपको अगले कड़ी में जो बताया गया है, तो फिर अगला टॉपिक आपका बन रहा है वही हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य साहित्य का आधुनिक काल, यानी पद्य साहित्य का आधुनिक काल, यह आपका पद्य साहित्य का इतिहास जो बता रहा है, ये संस्कृत विद्यापीठ, संत कबीर विद्यापीठ चैनल पर पद्य साहित्य के इतिहास में अगर हम चर्चा करते हैं तो चौथा काल पद्य साहित्य में है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल कैसे पड़ा। यहाँ ध्यान देंगे, आधुनिक काल का पहले नाम जानेंगे कि फर्स्ट नाम जो हमारे सामने है वह है आधुनिक काल। और काव्य साहित्य में विद्वानों ने या मनीषियों ने या बने हुए आधुनिक विद्वानों ने इस यानी युग का एक दूसरा नाम रखे नई कविता का युग। क्या नाम रखे? नई कविता का युग, इसका दूसरा नाम लिखा गया। अब यह नई कविता का युग नाम जाना गया या आधुनिक काल नाम जाना गया। इसमें अनेक आधुनिक यानी कवियों का नाम आता है, रचनाकारों का नाम आता है। अब यानी नए नवीन रूप में अगर कवियों का नाम लेते हैं तो नवीन रूप में इन्हें रचनाकार कहा गया। रचनाकार कैसे नाम जाना गया या पड़ा? आपको पता होगा कि रचनाकार गद्य में भी मिलते हैं और पद्य में भी मिलते हैं। केवल अंतर यही है कि गद्य को लिखने वाले जो होते हैं वह लेखक कहलाते हैं और पद्य को जो लिखने वाले होते हैं वह कवि कहलाते हैं। लेकिन अगर काल में और कविता के युग का नाम लिया गया तो वही रचनाकारों ने, वही विद्वानों ने इसका नाम रखा। इसका समय काल है 1900 से लेकर के आज तक का समय, यानी 1900 विक्रम संवत से लेकर के, सदी से लेकर के आज तक का जो समय हमारे सामने है, यह इसमें आकर के समावेशित होता है। और यहाँ जब विकास की श्रेणियों को मिलाया जाता है तो यहाँ विकास की श्रेणियों में अब एक साहित्यिक विशेषता यह मिलती है सबसे पहले कि जब आधुनिक काल का जन्म होता है तो आधुनिक काल के सबसे पहले प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों का नाम लिया जाएगा। साहित्यकारों में अगर नाम लेंगे तो जैसे जो काव्य को लिखने वाले आदिकाल से थे वह आज तक अपने मार्मिक चर्चा को दिखाएंगे। तो सबसे प्राचीन तो सरहपा थे, लेकिन लास्ट में जब आधुनिक काल में मैं पहुंचा तो आधुनिक काल में आलोचकों ने इन लोगों का समय काल केवल आदिकालीन बताए हैं। ये भक्तिकालीन भी नहीं मिलते हैं, ये रीतिकालीन भी नहीं मिलते हैं, ये केवल आदिकाल में मिले हुए हैं। इधर की भावनाओं पर जब हम आते हैं तो इधर की भावनाओं में अगर मिलने वाले काव्य साहित्य में हैं तो आधुनिक एक कवि हैं जिनका नाम है, अगर हम बात करेंगे आधुनिक कवियों के नामों का, तो आधुनिक कवियों के नाम में भारतेंदु मंडल के कवियों का सबसे पहले नाम आता है। तो भारतेंदु मंडल के प्रतिनिधि कवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं यह यानी काव्य के आधुनिक प्रेमी हैं और भाषा के आधुनिक जनक। क्योंकि आधुनिक जनक में इनका नाम इसलिए लिया गया कि भारतेंदु जी के समय से यह आधुनिक काल विकसित होकर के
और काव्य साहित्य पर उसी प्रकार से जोर दिया है जिस प्रकार से कि रीतिकालीन कवियों ने अपने प्रयास से, अपनी क्षमता से, अपने विश्वास से यानी कविताओं का जन्म दिया। उसी प्रकार से आप आधुनिक काल के कवियों में भी श्रेय पाते हैं तो सबसे यानी पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है और भारतेंदु मंडल के एक कवि हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र यह भी भारतेंदु मंडल के ही यानी कवियों में से हैं। इनके भी नाम की चर्चा होती है। अब अगर काव्य में इनके बारे में हम बात करते हैं तो यह अपनी रचना जो यानी बताए हैं जिसमें प्रेम मालिका, प्रेम मालिका के बाद प्रेम फुलवारी और प्रेम फुलवारी के बाद प्रेम सरोवर और प्रेम सरोवर के बाद अगर भारतेंदु जी की रचना है तो प्रेम माधुरी। यानी इन रचनाओं का जो नाम हम आपके सामने दर्शा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखते हुए आप जानिए कि इन रचनाओं में एक शब्द आया जो प्रेम मालिका है तो प्रेम मालिका में भी साहित्यिक विशेषता का वही विवरण मिलेगा कि इसमें काव्य शास्त्र की भूमिका है। इसलिए कि काव्य शास्त्र के बिना हम किसी कविता को रोचक या मार्मिक नहीं बना सकते हैं और जब तक हम किसी काव्य शास्त्र को पढ़ते या लिखते समय या सुनते समय अगर मार्मिक रूप में हम उसका अध्ययन या अध्यापन नहीं करते हैं या नहीं उसके प्रति हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं तो यह जानिए कि यह भावना यानी आपके मनोवृत्ति से यानी भिन्न है। इस नाते इसको भी जानने का आप प्रयास करें। तो प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी भारतेंदु युग की। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये भारतेंदु युग कहाँ से बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें। आधुनिक काल में जब आपको पद्य साहित्य का और गद्य साहित्य का विभाजन पढ़ते हैं तो ये भारतेंदु युग गद्य साहित्य से शुरू होता है, लेकिन आधुनिक काल नाम पढ़ने के कारण उसमें भारतेंदु मंडल केवल डाल दिया गया। युगों का जो हम चर्चा करेंगे तो युगों का चर्चा जब गद्य साहित्य आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप युगों की चर्चा का एक मार्मिक विवरण पाइएगा। इस नाते यहाँ केवल हम मंडल की बात करते हैं। भारतेंदु मंडल में अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से कुल 4 ऐसे राइटर हैं जिनमें भारतेंदु जी का नाम और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम और पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बाद अगर नाम आता है तो बालकृष्ण भट्ट का नाम और बालकृष्ण भट्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाम आता है। लेकिन अगर इसमें चर्चाओं में केवल मिलेंगे तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ही केवल कविताओं की रचनाओं को यानी मार्मिक रूप से किए हैं। तो इनकी प्रत्येक रचना में भारतेंदु जी की श्रृंगार रस का वर्णन इनकी भी रचनाओं में मिलता है और श्रृंगार रस के साथ अगर बात करेंगे तो इनकी रचनाओं में भी भक्ति भावना का रूप मिलता है, कुछ वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है। अब जैसे श्रृंगार रस में चलेंगे तो श्रृंगार रस में बनी हुई कविताओं का रूप जो है संयोग श्रृंगार की कविताओं में ज्यादा मिलता है और दूसरी बातों पर अगर चर्चा किया जाए तो वियोग श्रृंगार के भी रूप में इनके यानी मार्मिक रचनाओं का रूप कुछ पाया जाता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो प्रेम माधुरी है, प्रेम माधुरी का वर्णन अगर हम करते हैं तो इसमें खुशियों का प्रारूप बिल्कुल विकसित रूप से मिलता है और इनका यह विकसित रूप अगर लोगों के सामने बताया जाता है या समझाया जाता है तो इनकी यह भावना सबसे प्रबल बनती है, क्योंकि आधुनिक काल को
एक शब्दों से जोड़ा गया है, नई कविता का युग। नई कविता का युग इसलिए कह दिया गया कि अब इस काल में भाषा का उत्थान हो गया, और भाषा के उत्थान में चाहे पूर्वी हिंदी बोली का शब्द मिला तो, या पश्चिमी हिंदी बोली का शब्द मिला तो, या राजस्थानी, मराठी और पहाड़ी हिंदी के शब्दों से भी मिले हुए शब्दावलियों का रूप मिला, तब भी हर प्रकार से हम यह प्रयास करते हैं कि यानी पद्य साहित्य का अब आधुनिकरण बदल गया है। अब इनकी कविताओं की रोचकता में ब्रजभाषी, अवधी या इसके अलावा डिंगल पिंगल में कोई शब्द नहीं पाए गए, सब खड़ी बोली हिंदी के रूप में पाए गए, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी के जो प्राचीन जनक थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने जब खड़ी बोली को जन्म दिया, तो फिर आधुनिक रूप में बनने वाले जो खड़ी बोली के जनक भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु जी ने अपने काव्य रोचकता में यानी कविताओं को भी लिखते समय तो यानी उन शब्दों का प्रयोग करके और ब्रजभाषी या अवधी शब्दों का भी कुछ मेल करके कविताओं का विस्तार बढ़ाया, और उसमें यह देखने का प्रयास किए कि किस प्रकार से यह कविता यानी हमारे लिए रोचक या मार्मिक या उस प्रकार से यानी भाषा शैलियों की दृष्टि से विशेष रुचिकर बन सकती है। इसको देखते हुए आधुनिक कालीन रचनाओं का रूप बढ़ाते हैं, और इसमें रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार का रूप यदि नहीं मिलता है तो यानी कहने का मतलब वह मार्मिक कविता, वह मार्मिक रचना उतनी रोचक नहीं होती है जितनी कि रस, छंद, अलंकारों से बनी रचनाएं होती हैं। रचनाओं में लय, तुक, छंद सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो मात्रिक छंदों से जुड़ी होती हैं, तो उन्हें मात्राओं के नियम से पढ़ना होता है। कुछ वर्णिक छंदों से मिली हुई कविताएं होती हैं जिन्हें गण के नियम से जानना होता है। लेकिन इन लोगों की जो बनी हुई आधुनिक अगर नवीन रचनाओं का कुछ अलग रूप और मिलता है, तो उसे अलग रूपों में केवल मुक्तक शैली में या आधुनिक और किसी भाषा की शैली में अगर कोई रचना इसमें आकर के मिली हुई है, तो उसका जिक्र या उसका ऐतिहासिक रूप कुछ और देखने को मिलता है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं पाई जाती हैं। तो यह प्रवृत्ति केवल अभी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताए, वह भी पद्य साहित्य की केवल कृतियों में इनके गद्य का विवरण आपको गद्य साहित्य की रोचकता में बताएंगे, क्योंकि जब से इनका शुरुआत होता है, इनकी रचनाओं का शुरुआत 1867 ईस्वी से माना जाता है। 1850 में इनका जन्म होता है और 1867 से ही इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखना शुरू कर देते हैं, और अध्ययन अध्यापन में यह अल्पायु में इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन उतने ही समय में इस प्रकार का मार्मिक चित्रण, इस प्रकार का मनोरम विवरण, इस प्रकार का विचारात्मक भावात्मक शब्द अपने काव्य शास्त्र में मिलाए हैं कि जिसकी रोचकता जानने से इतिहास, साहित्य और काव्य की शैली और कविता की रोचकता उन्हें विशेष महत्वपूर्ण बना देती है। इनके अलावा दूसरे सहयोगी इनके पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे, एक गद्य के प्रेमी थे, एक काव्य के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हीं की यानी भावनाओं में रह करके और कुछ छोटे बड़े प्रसंगों को लिखना शुरू किए। इनकी भी एक रचना है जिसमें इन्होंने मन की भावना के प्रति, मन की उदारता के प्रति, मन की चंचलता के प्रति अपने भावनात्मक दृष्टियों में कविताओं को दर्शाए हैं। इससे यह पता चलता है कि इनका यह काव्य शास्त्र हमेशा हमेशा जब भी पढ़ा जाता है तो यह रोचक या मार्मिक होता है, और रोचक और मार्मिक यदि नहीं रहता तो ये काव्य शास्त्र से जुड़ता नहीं। इनकी भी रचनाओं में अगर हम देखते हैं
तो श्रृंगार रस का मार्मिक वर्णन कुछ अगर देखा जाए तो इसके अलावा अद्भुत रस के भी विवरण मिलते हैं, और कल्पना के आधार पर अगर उसमें चित्रित किया जाए तो कुछ हंसने के भाव का भी यानी मार्मिक रूप मिल जाता है, तो वात्सल्य रस का भी चित्रण इसमें मिल जाता है। इस प्रकार से हम कवियों के किसी भी कथन को अगर सीखना या जानना या उनकी प्रेरणाओं को समझना चाहते हैं तो काव्य में उनकी इस रोचकता को जरूर देखें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है मन की लहर। मन की लहर नामक रचना में इन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से काव्य में विशेष रुचि या रोचकता मिलती है और किस प्रकार से वह काव्य हमारे लिए विशेष यानी अग्रसर है और किस प्रकार से कविता को यह रोचक बना सकता है। क्योंकि आधुनिक कई कवियों ने अपने विषय की चर्चा किए और अपने विषय के बाद जब आगे बढ़े तो और उस मंडल में आने वाले कवियों का नाम लिया जाए तो उनकी भी रोचक रचनाएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आधुनिक काल में छायावादीन कवियों का नाम आता है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद अगर देखते हैं तो फिर सुमित्रा नंदन पंत का नाम आता है, सुमित्रा नंदन पंत का नाम आता है। और सुमित्रा नंदन पंत के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जयशंकर प्रसाद यानी कविवर जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, कविवर जयशंकर प्रसाद। इन कवियों में अगर बात करेंगे तो ये आधुनिक काल के छायावादीन कवियों में आते हैं। इसमें एक कवित्री का भी नाम आता है, जिसमें नाम अगर लिया जाता है तो कवित्री में महादेवी वर्मा का नाम आता है, महादेवी वर्मा का नाम आता है। यह लोग उसी स्थितियों में 19वीं सदी के कुछ बीतने के पश्चात भारतेंदु मंडल के और द्विवेदी मंडल के समय के बीतने के पश्चात जब छायावाद मंडल में आप प्रवेश करते हैं तो छायावाद मंडल के कवियों में इनका नाम आता है, जिसमें कविवर जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने भी कविताओं के रोचक को दिखाया है और कविता को लिखे हैं। इनके साथ अगर हम बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय की बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी पद्य के प्रेमी थे। यह कविता को लिखते समय मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं को लिखे हैं। यह पद्य के भी प्रेमी बने और गद्य के भी प्रेमी बने। इनकी रचनाओं में रोचकता थी। ये मुक्तक छंद के विश्वासी थे। इनके जन्म के संबंध में, इनके रचना के संबंध में कवियों ने एक कविता बताया। उस कविता को 2 पंक्तियों में मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूं। जानने की उसकी इच्छा, उसकी प्रेरणा आप रखें। 1-2 लाइन की कविता उन लोगों ने बताया कि सूर्यकांत, सूर्यकांत इनका वास्तविक नाम था। त्रिपाठी जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था, लेकिन इनकी टाइटल के बाद इनका एक उपनाम रखा गया निराला। तो इसलिए कहा गया यह निराला प्रवृत्ति के थे। अभी इनका इतिहास जब आपको आगे गद्य खंड बताएंगे, गद्य खंड पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो इनकी रचनाओं में एक कविता का रूप मिला कि सूर्यकांत उपनाम निराला, सूर्यकांत उपनाम निराला मेदिनीपुर के वासी थे। सूर्यकांत उपनाम निराला मेदिनीपुर के वासी थे और गद्य पद्य लेखन के यत्पथ मुक्त छंद विश्वासी थे। अब इनके सामने आप ध्यान दीजिए कि इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पड़ा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद इन्हें अगर हम बात करेंगे तो इनके सामने अगर इनकी ये रचनाएं मिली तो इनकी रचनाओं में यह रोचक लगा कि अब इनकी रचनाओं का क्या प्रस्तुतिकरण है या क्या
मार्मिकता है। इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका जैसी रचनाओं को लिख करके, अनामिका, परिमल, गीतिका जैसी रचनाओं को लिख करके और साहित्यिक रचनाओं को लिख करके इस हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रबल और मजबूत बनाया। और प्रबल और मजबूत इस प्रकार की ऐतिहासिक घटना को बताने के साथ साथ इन्होंने यह प्रयास किया कि हिंदी साहित्य में क्या प्रमुख स्थान पद्य का है और क्या प्रमुख स्थान गद्य का है। इनके विषय की इस प्रवृत्ति को जानते हुए एक चीज और आपके सामने बताया गया कि यह काव्य शास्त्र में अगर देखते हैं तो केवल मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में हैं, क्योंकि मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को जागरूक किए और मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं को जागरूक करते हुए आज काव्य साहित्य में इन्होंने चर्चा किए, इनका नाम आया। अब इसके साथ कविवर जयशंकर प्रसाद का नाम आया। इसके साथ राइटर में अगर हम पढ़ेंगे तो सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है। सुमित्रानंदन पंत भी एक बहुत बड़े यानी काव्य कृतियों में थे। इनकी एक रचना चींटी है, उसमें इन्होंने अपने आधुनिक शब्दों का, आधुनिक शैलियों का प्रयोग करके और कविताओं को लिख करके और उसी रस छंद अलंकार से सुसज्जित किए और वह रस छंद अलंकार उनके काव्य साहित्य को आज मजबूत बनाता है, क्योंकि इनके भी संबंध में कवियों ने विशेष चर्चाओं के आधार पर, विशेष यानी इनकी कृतियों की भावनाओं के आधार पर, विशेष आस्थाओं के आधार पर यह कहा कि जब भी मुक्तक शैली या वैदर्भी शैली या किसी आधुनिक शैली में कोई कविता उस तरह से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी तो खड़ी बोली का सृजन उसमें रहेगा। और खड़ी बोली के जो प्रणेता आधुनिक हैं भारतेंदु जी, उनकी यह कला देखी जाती है हमेशा कि वह किस प्रकार से अपने शब्दों को लिखे और किस प्रकार से वह भावों को दर्शाए। कविता के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं और उनको बाद में हम आधुनिक शब्दों में मिलाए हैं। तो अगर आधुनिक शब्दों में मिलाए हैं तो आधुनिक शब्दों में मिलाकर उसका हम अनुवाद किए हैं और अनुवाद के साथ साथ उसमें अगर कई प्रकार के संप्रदायों का, कई प्रकार के रोचक छंदों का, कई प्रकार के रसों का अगर मिश्रण है तो कवियों की यह ख्याति, यह कृतियां विशेष तौर से उनके यानी भावनाओं से मिलाकर के देखा जाता है तो इसमें इनका नाम आता है। अब इस युग की, इस काल की एक कवित्री हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी इस काल में ही, इस आधुनिक काल में तमाम अपनी रचनाओं से प्रचलित कविताओं को लिखे हैं और अपनी रचनाओं को इस प्रकार से विस्तारित की हैं। यह पद्य के रूप में अपने बने हुए रचनाओं को यानी अलंकारिक दृष्टिकोण से कम जोड़ते हुए ये रस और अलंकारों से और छंदों से थोड़ी दूरी पर अपनी काव्य रचनाओं को लिखे हैं। लेकिन इनकी भी कविता जो हमें जानने या समझने के लिए मिलता है वह हमारे काव्य साहित्य में विशेष रोचक है, क्योंकि काव्य साहित्य में इनकी भी लिखी हुई रचनाएं अगर इतिहास या साहित्य के इतिहास की चर्चा में कभी मिलता है तो वर्मा जी का या निराला जी का वह प्रवृत्ति मिलता है कि इन दोनों लोगों की रचनाएं प्रायः अपने शैलियों में अलग अलग प्रकार से मिलकर साहित्य की विशेषताओं को उच्च स्तर पर बढ़ा करके, उच्च प्रेरणा दे करके, उच्च भावना दे करके साहित्य के लिए मनोरम एक कार्य किए हैं। इस काल में अगर हम छायावाद मंडल में देखते हैं तो छायावाद मंडल के कवियों में एक हालावाद मंडल के भी कवि आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर हरिवंश राय,
बच्चन के माध्यम से होता है। उन्होंने हालाबाद के कवियों की चर्चा अपने मधुशाला और मधुशाला के बाद मधुबाला और एक उनकी रचना है मधुकलश, इन तीनों में मिला करके बहुत विस्तृत किए हैं। लेकिन इनकी रचना जो मधुशाला है, मधुशाला में इन्होंने हालाबाद के चित्रण का प्रयोग करके इस आधुनिक साहित्य में, आधुनिक काल में, आधुनिक कवियों में अपना स्थान लिए हैं। और आधुनिक कवियों में स्थान लेने के बाद यह भी अगर रोचक प्रेमी का यानी रोचक रस के प्रेमी का भाव अगर अपने अंदर व्यक्त किए हैं तो श्रृंगार रस को ही सबसे महान माने हैं, क्योंकि रसों का राजा श्रृंगार रस को ही कहा गया है। और श्रृंगार रस के जो दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं में इतने प्रकार के सिद्धांत मिले हुए हैं कि दोनों सिद्धांतों को जोड़ने से या दोनों सिद्धांतों के जानने से यह पता चलता है कि यह है ऐतिहासिक चित्रण, यह है ऐतिहासिक भावना और यह इतिहास का यह प्रारूप आज हमारे साहित्य को इतना रोचक बनाया है। इस प्रकार से पद्य साहित्य के जो मूल अंश हैं, मूल अंशों को अगर हम जानना और उसके चित्रण को देखना समझते हैं तो इन काव्यों की रचनाओं के आधार पर उनकी प्रवृत्तियों से पहचानते हैं। हम आपको जितना पद्य साहित्य के आदिकाल का विवरण संक्षिप्त में बताए हैं, भक्ति काल में बताए हैं, रीति काल में बता रहे हैं या इसके अलावा आधुनिक काल में बता रहे हैं, तो संक्षेप में वह सारे विवरण आपके सामने, आपके पुस्तकों में, आपके पढ़े हुए पाठों में मिलता है। अगर उसकी समीक्षा आप अपने अनुसार और पढ़ने और जानने के अनुसार करते हैं तो इस प्रकार का काव्य शास्त्र, इस प्रकार का मनोरम चित्रण, इस प्रकार का रस का महत्व, छंद का महत्व और अलंकार का महत्व मिलता है। जैसे रस के अगर प्रवर्तक का नाम हम पढ़े तो रस के प्रवर्तक में जैसे अगर आप भरत मुनि का नाम सुने, अगर आप अलंकार के जनक भामह का नाम सुने तो ये अलंकार के जनक, अगर छंद के जनक का नाम आपने सुना आचार्य पिंगल का, तो ये तीनों लोग बिना काव्य में रोचकता लाए हुए इस प्रकार का विवरण नहीं दिए। और यह किसी भी कालों में ऐसा नहीं है कि अपनी रचनाओं के साथ साथ अपने इन अंगों को जोड़े नहीं। भाषाओं का जब उत्थान हुआ तब भी ये चीज मिला कि सबसे पहले भाषा के उत्थान में अगर देखा गया तो यानी काव्य साहित्य में, काव्य में सरहपा का नाम, गद्य में अगर देखा गया तो अमीर खुसरो का नाम, और भाषा के सृजन में, भाषा के विकास में देखा गया तो केवल अगर नाम आया तो अमीर खुसरो का नाम आया। तो यह भी साहित्यिक दृष्टि से बहुत यानी महत्वपूर्ण दिखाए। और दिखाने के बाद जब आधुनिक शब्दों में आए तो आधुनिक शब्दों में जो आधुनिक प्रवर्तक के रूप में बने भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इन्होंने भी उन्हीं की भाषा शैलियों पर चले और उनकी भाषा शैलियों से जो उत्थान किया गया तो इनकी बनी हुई प्रवृत्तियां या इनकी बनी हुई रचनाओं का भी उसी प्रकार से वर्णन आप पढ़ते हैं, इनका नाम लिए। इसके बाद चाहे वो द्विवेदी मंडल में आए हुए राइटर हों, चाहे वो छायावाद मंडल में बने हुए राइटर हों, सब लोगों में वह श्रृंगारिक भावना, वह जो है भक्तिकालीन भावना, वह वत्सलता की भावना सब में व्याप्त है। अलंकार का मनोरम चित्रण सभी की कविताओं में है, चाहे वो काव्य लिंग अलंकार का विवरण मिलता हो, चाहे वो अतिशयोक्ति अलंकार का विवरण मिलता हो, तो उनकी कुछ कुछ ऐसी लिखी हुई कविताएं हैं जो इस प्रकार से रोचक बनी हुई हैं। अगर उसके साथ चर्चा हम करते हैं तो अब भारतेंदु मंडल, द्विवेदी मंडल और छायावाद मंडल और प्रगतिवाद मंडल के कुछ राइटर हैं जो प्रमुख रूप से अलग अलग चित्रित किए हैं, तो उनका अलग अलग नाम ले रहे हैं। अब जैसे इन चारों लोगों का नाम लिए तो ये छायावाद मंडल के हुए, इन चारों लोगों का नाम लिए तो ये भारतेंदु मंडल के हुए, जिनमें दो लोगों का नाम उसमें नहीं चित्रित है, वह केवल गद्य के रूप में है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल का विस्तार आपको काव्य शास्त्र के लिए मनोरम बताता है और मनोरम उसका चित्रण मिलता है। इसी के साथ
पद्य साहित्य के इतिहास का जो रूप हिंदी साहित्य में है वह विकसित आपको आपके सामने प्यारे बच्चों मैं बताया और रचनाकारों के विषय में बताया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं विराम देता हूं। फिर अगली कड़ी में आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।